Okay, friends. So let us now discuss the 1962 Sino-Indian War. So it is one of the most humiliating memories that we as a nation have. तो उसको डिस्कस करना जरूरी है बिकॉज सर्टन लेसन्स ओके वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस थिंग. सो इसको बहुत ही जो इंडियन लोग हैं इसको स्टैब इन दी बैक बोलते हैं. उसके पीछे का रीजन क्या है अगर आप देखोगे तो हमने आफ्टर चाइना ओके चाइना का जो सिविल वॉर खत्म हुआ था 1949 में. तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे. हमने सपोर्ट किया था चाइना को. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. ओके. मैंने आपको पहले भी बताया था वी वेर लास्की हैरोल्ड लास्की के बारे में सब जानते हैं. सोशलिस्ट था. तो हैरोल्ड लास्की जो है उसके चेले थे सारे इंडियन हायर एशेलॉन्स में. नेहरू जी इंक्लूडिंग. तो एवरीबडी बहुत एक्साइटेड थे कि एक सोशलिस्ट कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री जो है बेसिकली आ रहा है. यस भाई बोले. ये जो आप स्टैब इन द बैक वाली बात कह रहे हो उस पे मैं ये भी तो पॉइंट आपका आर्ग्यू कर सकता हूँ कि जैसे जो चाइना, अगर आप सिविल एज ए सिविलाइजेशन नेशन देखें तो उसमें डेमोग्राफिक मतलब काफी डिफरेंसेस है. जैसे हान है, हान वाले लोग मतलब दूसरों को एक टाइप से वो सबवर्ट करते हैं, जैसे उइगुर है या तिब्बत है. तो ये भी तो एक क्या कहते हैं, वन ऑफ द फैक्ट है कि जो तिब्बत अपराइजिंग थी, जो तिब्बत उसमें आना नहीं चाहता था, उसको सीआईए वगैरह ने फंड किया था थ्रू इंडिया. नेहरू चीचा ने भी उसको मतलब डायरेक्टली तो नहीं लेकिन एज ए पाथवे और उसको सपोर्ट किया. तो भाई फिर चाइना क्यों ट्रस्ट करेगा? फिर आके नहले पे दहला दो मारेगा ही. ये भाई ये कहने तो की सी बातें हैं कि कहने की बातें हैं कि हम सीआईए वाला दोस्त. वही जो सीआईए वाला जो है हमने जो प्लेस किया था न्यूक्लियर डिवाइस नंगा पर्वत पे आप याद करोगे देन. एक खाम्पा रीजन है. खाम्प रीजन है चाइना का सदर्न में. वहां पर हमने अपना बटालियन रेस किया था. खाम्पा दोज आर 7 फुट टिबेटन्स बेसिकली. 7 फुटिया होते हैं खाम्पास. तो उनका हमें एक बटालियन रेस किया था. फिर चाइन जो टिबेटन लोग हैं उनको हमने आर्म कराया था. दैट इज ट्रू. बट वो कब स्टार्ट हुआ? व्हेन चाइना स्टार्टेड गेटिंग बेलिजरेंट. जब चाइना ने वॉर छेड़ा उसके बाद इंडिया को आइडिया आया कि यार ये चाइना जो है दिस इज नॉट एग्जैक्टली आवर फ्रेंड. उसके पहले तक हम जो है जब तक वो रोड डिस्कवर नहीं हुआ था जो रोड था अक्साई चिन हाईवे गेस करेक्ट. तो वो जो रोड था जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तो हम इस अ, उसमें थे कि ठीक है चाइना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आर्स. और इसके एक और रीजन आपको बता देता हूँ कि जब तिब्बत का तिब्बत को इन्वेड किया गया था तो हमारे जो लहासा में हमारे जो कौंसल जनरल थे अम्बेसडर टाइप से. जो अम्बेसडर साहब थे सुमुल सिन्हा नाम था. उन्होंने लिख के दिया था कि इंडिया को तुरंत तिब्बत को आर्म करना चाहिए और एक कंटिजेंट ऑफ इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट तिब्बत लाना चाहिए. तो नेहरू जी ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे तिब्बत जो है हम उस पे चाइना जो है चाइना का जो क्लेम है दैट इज लेजिटिमेट इसीलिए हम उसको अलाउ करते हैं. तो आप देखोगे तो इनिशियली जो है हमने माना हमने माना कि ठीक है चाइना का क्लेम है. चाइना हमारा दोस्त है. चाइना इज अ फेलो ब्रदर. हिंदी चीनी भाई भाई सब वो वाला था. बट आफ्टर दैट हाईवे वाज मेड आफ्टर द 62 वॉर. तो इंटेंसिफिकेशन कब हुआ? व्हेन दैट न्यूक्लियर डिवाइस वाज प्लेस्ड ऑन नंदा 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 देवी. कब हुआ था? तो वो इट हैपेंड आफ्टर आफ्टर दिस वॉर. तो पहला जो टैब इन द बैक है एक्चुअली फ्रॉम दीज पीपल हैपेंड. जो जो काराकोरम हाईवे वो हमारे टेरिटरी से बन के आया था. उसी के बाद हमने फॉरवर्ड पॉलिसी किया. ऑपरेशन जो हमारा ऑपरेशन लेगॉन था अरुणाचल में अंडर जनरल कॉल दैट हैपेंड. तो जो मेजर आप देखोगे सीआईए वाला जो फंडिंग है या ये सब जो है when it started happening, it started happening after the war was over. We were humiliated. We almost lost the northeast. चिकन नेक हमारा टूटने वाला था. That happened afterwards. So हम ये कह सकते हैं कि पहले नहीं था. It happened afterwards. So तो अगर आप यहाँ देख रहे हो आफ्टर द 1949 वॉर. आई जस्ट गो बैक टू द बैकग्राउंड. एक बार हम उस पर चले जाते हैं. 1949 वॉर जो है उसमें जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उस वो जीत गया था. कुओमिंतांग जो है उससे जीत गया था. और जो चियांग काई शेक है वो ताइवान चला गया. एंड जो चाइनीज मेनलैंड है उस पे किसका कब्जा हो गया? आपके माओ से तुंग का. सो पीआरसी जो है इट केम टू पावर. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री. बहुत हैप्पी वेरी हैप्पी दैट अ कम्युनिस्ट कंट्री वाज एबल टू विन द चाइनीज सिविल वॉर. इंडिया सेड कि हम चाइना को बिल्कुल कर रहे हैं बिकॉज उस समय चाइना जो है जो वेस्टर्न पावर्स है दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज चाइना टिल द 1970s.
1970s तक चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इट वाज ओनली अंटिल निक्सन्स विजिट, जब चाइना को बोला गया कि आप यू कैन टेक जो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यू कैन टेक द यूएनएससी सीट। उससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सीट पे ताइवान बैठता था, तो ताइवान को हटा के पीआरसी को दे दिया गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि 1970 के पहले एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो इट वाज एक सोशल पराया था। ओके, ये बेसिकली एक एक पराया था। ठीक है, इन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, ऑन द इंटरनेशनल स्टेज इट वाज अ पराया। सो पराया था तो उसमें इसीलिए कोई उससे बात नहीं करता था। एक सोवियत यूनियन ने इनिशियली सपोर्ट किया था। ओके, इनिशियली सपोर्ट किया था। और इंडिया बहुत एंथुजियास्टिक था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है भाई साहब जाओ एन लाई। जाओ एन लाई जो है सेकंड इन कमांड थे माओ के बाद। इनको माओ कभी आया नहीं इंडिया, लेकिन जो नेहरू जी हैं, ओके, उन्होंने जाओ एन लाई को बहुत बार होस्ट किया। और जाओ एन लाई जो है उससे बात भी की यार ये जो हाईवे आप बना रहे हैं और जो आपके टेरिटोरियल क्लेम्स है दैट इज नॉट गुड। ओके, अब चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या थी? जब चाइना आया तो उसने बोला कि भाई साहब हमने ना 1914 में एक शिमला ट्रीटी हुई थी। तो शिमला ट्रीटी में क्या हुआ था, हमने एक और चीज याद रखना। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें आ रही हैं। ओके, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। 1905 में क्या हुआ था? कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपेंड इन 1905? ओके, लॉर्ड कर्जन ने किसको भेजा था 1904 में? रादर, लॉर्ड कर्जन ने भेजा था यंग हस्बैंड को। यंग हस्बैंड कौन था? ही वॉज अ ब्रिटिश मिलिट्री मैन। यंग हस्बैंड को भेजा था तिब्बत में। तो तिब्बत जो है वो बेसिकली जो ब्रिटिश डोमिनियन है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, ओके, जो अरुणाचल प्रदेश जो हम आज बोलते हैं, और जो हमारा क्लेम्स था अराउंड अदर एरियाज, वहां पर तिब्बत हमें हरास कर रहा था, हमारे लोगों को हरास कर रहा था, और तिब्बत मान नहीं रहा था हमारे क्लेम्स को। तो हमने क्या किया, यंग हस्बैंड का एक एक्सपेडिशन भेजा। इट वाज कर्नल यंग हस्बैंड का, यस। एंड इट वाज सेंट टू तिब्बत, एंड वहां पर जाके उनको बताया गया कि देखो भाई, अगर आप बदमाशी करोगे तो उसका अंजाम ये होगा कि हम अंदर घुस के आपके एरिया में मारेंगे आपको। तो फाइनली जो 1904 के बाद समझे, वो थोड़ा बहुत समझे टिबेटन्स जो थे, उस समय तिब्बत आजाद था। और तिब्बत का स्टेटस क्या है कि तिब्बत थ्रू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से तिब्बत कभी चाइनीज कंट्रोल में रहता था, कभी मंगोलियन कंट्रोल में रहता था, कभी इंडिपेंडेंट रहता था। मंगोल में, क्योंकि मंगोल में भी जो आपका बुद्धिज्म चलता है, ओके, एक बार ऐसा भी हुआ था कि जो सीट ऑफ बुद्धिज्म वाज इन मंगोलिया। तो जो टिबेटन राजा था, ओके, जो टिबेटन किंग था या टिबेटन दलाई लामा था, ओके, उनके जो लोग थे, ऑन्टराज था, दे यूज्ड टू गो टू मंगोलिया, और वहां जाके दे यूज्ड टू पे द रिस्पेक्ट। ओके, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि चाइना के कंट्रोल में था, चिंग डायनेस्टी में कभी कभार चाइना के कंट्रोल में है। देन इट हैपेंड कि जब चाइना थोड़ा कमजोर हुआ, जैसे ही चाइना कमजोर होता था तिब्बत अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेता था। जैसे ही चाइना स्ट्रांग होता था वो वापस तिब्बत को कैप्चर कर लेता था। तो ऐसे चलते रहता था। तो उस समय आपको मैंने बताया ओपियम वॉर्स पढ़ा था, याद है? बॉक्सर रिबेलियन, ओपियम वॉर्स, पूरी कंट्री झूम रही थी ओपियम के नशे में ड्यूरिंग द द स्टेजेस ऑफ 1842 टिल 1912। याद आया? सो उसमें एक कमजोर कंट्री थी, तो तिब्बत ऑब्वियसली बिकेम इंडिपेंडेंट। और तिब्बत जो था इट वाज अ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब अ सिस्टम वेयर होली मेन रूल, मतलब अ सिस्टम वेयर जहां पर प्रीस्ट रूल करते हैं। तो जो दलाई लामा था उसके बिहाफ में पीपल यूज टू रूल। ओके, तो यंग हस्बैंड गए 1904 में। देन 10 साल के बाद एक ट्रीटी हुई 1914 में, शिमला ट्रीटी। तो वहां पर ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव थे, और अपने चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे। और क्या हो रहा था कि जो लाइन था वो डिसाइड होना था बिटवीन द ब्रिटिश फ्रंटियर्स एंड द चाइनीज एंड द तिब्बतन फ्रंटियर्स। तो इसमें क्या था दैट एक रात पहले जब शिमला अग्रीमेंट साइन होना था, शिमला ट्रीटी साइन होना था, एक रात पहले जो आपका तिब्बतन और ब्रिटिश है अग्रीड, लेकिन जो आपका चाइनीज डेलीगेशन था उसने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, कि हम शिमला ट्रीटी पे साइन नहीं करेंगे। तो शिमला ट्रीटी वेंट अहेड, द ट्रीटी वेंट अहेड रिगार्डलेस विदाउट द चाइनीज सिग्नेचर। तो जो चाइनीज है वो इसी को क्लेम करते हैं कि जो शिमला ट्रीटी हुआ है that is not okay, that is not something that our representative had agreed to in 1914.
समय इतना हमें दिमाग नहीं आया कि मे बी ब्रिटिशर्स को इतना दिमाग नहीं आया कि 50 साल बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने क्या कहा, यार ये तो गरीब लोग हैं, ओके, पूरा इनका कंट्री बर्बाद है, ओपीएम के नशे में झूमते हैं, इनका सिग्नेचर नहीं भी रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो हो रहा है। तिब्बत और ओके, सो इट बिकेम रादर अ ट्रिलैटरल ट्रीटी, it became a unilateral treaty and it went ahead without the Chinese signature. Okay, it went ahead without the Chinese signature. तो उसके बाद क्या हुआ, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज कैसे है, तो बेसिकली एक मैकमोहन लाइन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश वाले जो एरिया है, ओके, दो लाइन है, ओके, एक है आपका मैकमोहन लाइन और एक है जॉनसन लाइन। ओके, सो जो बेसिकली, ऑलराइट, जो बेसिकली जो चाइनीज है, ऑलराइट, सो दे से कि जो अरुणाचल प्रदेश है दैट इज सदर्न तिब्बत, ओके, दिस इज सदर्न तिब्बत, साउथ तिब्बत है, एंड दे क्लेम सर्टेन एरियाज इन, यहाँ पर आपका जो ये आपका जो जम्मू कश्मीर है वो वाले एरिया में भी दे क्लेम सर्टेन एरिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में भी दे क्लेम सर्टेन एरियाज। ये पूरा एरिया क्लेम करते हैं ये कह के कि भाई ये डोगरा जो किंग थे उन्होंने जीत लिया था हमारे, ओके, टिबेटन से जीत लिया था तो ये हमारा है। और ये जो पूरा एरिया उसको साउथ टिबेट बोलते हैं। दे बेसिकली से दैट दिस एरिया इज साउथ टिबेट। ओके, सो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाला पूरा मैप है, ओके, दिस इज गिवन इन दी नोट्स। इंडिया फिर भी, ओके, आफ्टर आफ्टर दी इंडिपेंडेंस, इंडिया जो है इट सेड कि हम पंचशील पॉलिसी में बिलीव करते हैं। तो व्हाट वाज पंचशील पॉलिसी, लेट अस नाउ लुक इनटू इट। पंचशील पॉलिसी बेसिकली था कि 5 प्रिंसिपल नेहरू जी ने दिए थे ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 1954 कंसर्निंग तिब्बत। ओके, इसमें क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेंटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की एक दूसरे से हम अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, चाइना में क्या चल रहा है अंदर में, व्हाट इज द डिसीजन दे आर मेकिंग, इंडिया को मतलब नहीं, और इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट द डिसीजन वी आर मेकिंग इन आर इंटरनल मैटर्स, वहां चाइना कुछ नहीं बोलेगा। देन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, हम ऐसे अपने आप को ट्रेड से, डिप्लोमेसी से ऐसे कंडक्ट करेंगे कि हम दोनों को फायदा हो। एंड देन फाइनली पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम एक दूसरे को एग्जिस्ट करने देंगे, एक दूसरे का जो सिस्टम्स है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के पॉपुलेशन जो है उनको रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जो पंचशील था इट बिकेम अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और ये जो नॉन अलाइनमेंट की तरफ हमारा कमिटमेंट था उसको भी दिखाता है। तो व्हेन वी विल कवर नॉन अलाइन मूवमेंट, उस समय हम इस पर थोड़ा सा और बात कर लेंगे। तो इनिशियली काफी ऑप्टिमिज्म था, आप देख सकते हो कि दिस इज द दलाई लामा एंड दिस इज जाओ एन, ओके, बोथ ऑफ देम वेयर इनवाइटेड एंड उनको ये माला वाला पहनाया गया, ओके, एंड दे वेयर इनवाइटेड एंड दे सेड कि भाई आप आए और आप प्यार से बात करें, बैठ के बात करें जो तिब्बत का क्वेश्चन है। बिकॉज जो चाइना है आफ्टर 1949 इट गेव एन अल्टीमेटम टू तिब्बत दैट आइदर आप प्यार से अंदर आ जाओ, प्यार से चाइना में मिल जाओ, या हम आपको फोर्स से मिला देंगे। ठीक है, तो वो जो तिब्बत है वो स्टॉल करते रहा एंड इट सेड कि हम वी आर गोइंग टू टॉक टू द चाइनीज, वी आर गोइंग टू सेंड डिप्लोमेसी। ओके, तो जो दलाई लामा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे बेसिकली वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंपैथी बटोरने के लिए कि तिब्बत का जो क्वेश्चन है उसके लिए वेस्टर्न अगर कुछ हेल्प मिल जाती। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं एंड फाइनली जो है ये जो आपका दिस चाइना जो है उसने क्या किया, तिब्बत को अटैक करके कैप्चर कर लिया। फिर एक प्रॉब्लम क्या हुई, दैट देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ अक्साई चिन रोड। अब अक्साई चिन रोड था क्या, अगर आप यहाँ पर मैप पे देखोगे तो इनका ये वाला एरिया क्या है, व्हाट इज दिस एरिया, ओके, दिस एरिया इज अक्साई चिन, और ये वाला जो है इनका तिब्बत वाला एरिया है। ओके, सो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि इंडियन क्लेम लाइन के बीच से, ओके, इंडियन क्लेम लाइन के बीच से उन्होंने एक हाईवे बना दी चाइनीज ने। और प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी जो पेट्रोल थी उतनी दूर जाती नहीं थी, बिकॉज ऑफ हॉस्टाइल क्लाइमेट इंडियन पेट्रोल्स जो है वो उतनी दूर जाती नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम एक पेट्रोल ने डिस्कवर किया कि यार ये चाइनीज तो हमारे टेरिटरी के बीच से, ओके, दे आर लिंकिंग द प्रोविंस ऑफ जिंगजियांग to Tibet, okay, through the Aksai Chin area.
उन्होंने, इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, इंडिया ने स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया कि यार ये कैसे कर सकते हो आप, ओके हमारा टेरिटरी है, हमारा क्लेम लाइन है, हाउ कैन यू डू दैट। सो चाइना जो है नहीं माना। देन वी स्टार्टेड फॉरवर्ड पॉलिसी, उसमें एक था ऑपरेशन लेग हॉर्न। तो इसमें क्या था बेसिकली कि हमने अरुणाचल वाले एरिया में, और हमने जो ये वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया है, वहां पर हमने फॉरवर्ड मिलिट्री आउटपोस्ट बनाए इन डिस्प्यूटेड एरियाज, और जिसके थ्रू हम चाइना का जो ये हाईवे बिल्डिंग है उसको चेक करने वाले थे। और लेकिन चाइना ने उसको गलत तरीके से ले लिया, चाइना सॉ इट एज अ एग्रेशन। अब प्रॉब्लम क्या आई कि चाइना इंडिया को इंडिया की तरह नहीं देख रहा था। चाइना हमें कैसे देख रहा था, चाइना हमें एज अ सक्सेसर टू द ब्रिटिश कोलोनियलिस्ट, सक्सेसर ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिस्ट, नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये माओ ने बोला कि ये जो इंडियंस हैं, नेहरू है, ही इज नॉट अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ओके ही इज अ ब्रिटिश कोलोनियलिस्ट का सक्सेसर है, ओके। देन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स काफी हुए, इंडिया से लोग गए, वहां से लोग आए, बातचीत हुई। जाओ इन लाई जो है, मैंने बताया सेकंड इन कमांड, वो नेहरू के क्लोज था, तो उसको भी बोला गया कि आप माओ को समझाएं कि इस टाइप की हरकत ना करें, हम बैठ के बात कर सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जो डिप्लोमेटिक टॉक्स थे वो ब्रेक हो गए। इसमें एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ऑपरेशन लेग हॉर्न में क्या हुआ था। तो उसमें हमारे जनरल थे बीएम कॉल। तो बीएम कॉल साहब जब गए थे अरुणाचल के एरिया में इंडियन ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट देखने, तो वो बीमार पड़ गए थे। तो वो नीचे, उनको काफी हाइट पे थे, तो नीचे उतरते समय उनको एक औरत लेके आई थी टोकरी में, क्योंकि वो उस अरुणाचल वाले एरिया में जो लेडीज होती हैं या जेंट्स होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल। आपको पता है शेरपाज वगैरह आप देखते हो, तो वो उस एरिया के दे नो हाउ टू क्लाइंब द माउंटेन्स। तो वो उस पे आ रहे थे, ओके ही वाज कमिंग इन अ पालकी, हैंड हेल्ड पालकी, और वो एक औरत उनको लेके आ रही थी। यस। सो जो औरत थी, ओके वो बेसिकली बीएम कॉल साहब जो थे, ही वाज डिस्कसिंग द इंडियन आर्मी प्लान कि कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे हम पीछे जाएंगे, ओके। और उनके साथ जो आदमी लोग थे, ओके दे वर आल्सो कैरिंग ऑल दी कर्नल्स एंड दी जनरल्स ऑन देयर बैक, ओके। उस समय क्योंकि कोई रोड नहीं जाता था, बहुत स्टीप माउंटेन्स था, तो लोकल्स के हेल्प से नीचे आते थे आर्मी ऑफिसर्स। आफ्टर व्हाट हैपेंड कि ये जो उनको नीचे लेके लोग आ रहे थे, दे वेर सीन इन चाइनीज प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स, ट्रांसलेटिंग हिंदी टू चाइनीज। तो दे वेर बेसिकली चाइनीज स्पाइस, दे वेर बेसिकली चाइनीज स्पाइस, ओके। तो ये वो जो पूरा प्लान था उन्होंने सुन लिया, ओके, एंड दे वेंट टू चाइनीज, उनको चाइनीज को बता दिया। तो इसीलिए वी वर कॉल्ड बाय सरप्राइज, बिकॉज जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमारा पूरा प्लान था, दैट वाज लीक्ड बिफोर हैंड, ओके। और एक और प्रॉब्लम क्या थी कि अ, हमारे जो डिप्लोमेट साहब थे, जो हमारे सीनियर डिप्लोमेट थे चाइना में, वो ही वाज लिविंग विथ अ चाइनीज वुमेन, ओके ही वाज इन अ लिव इन रिलेशनशिप विथ अ चाइनीज वुमेन। ओवरऑल डिजास्टर था, ओके इट वाज अ ओवरऑल डिजास्टर, ओके। लेट मी जस्ट कंफर्म वंस, एक मिनट। हाँ, बीएम कॉल वाज द जनरल, ओके। और हु वाज द, एक मिनट बताता हूँ डिप्लोमेट कौन था। ही वाज अ वेरी फेमस डिप्लोमेट, ओके। आई एम नॉट वेरी श्योर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट दैट पर्सन, ओके दैट पर्सन यूज्ड टू लिव विद अ चाइनीज वुमन हु वाज सेड, okay, who was said to be a Chinese spy, okay, who was said to be a Chinese spy, and I think he was also a Kashmiri Pandit. Yes, BM Kaul was also a Kashmiri Pandit, and that person who, okay, जो थे वहां पर, he was also uh, I think, if my memory serves me right, okay. So बॉर्डर इंसिडेंट स्टार्टेड, माइनर क्लैशेस हुए पहले, इंडियन फोर्सेस जो है उन्होंने भी फायर किया, उधर से भी फायर फायर आया, तो माइनर क्लैशेस जो है होता गया। 1959 में एक कोनका पास इंसिडेंट हुआ था, ओके, जहां पर दोनों तरफ को कैजुअलिटीज हुई थी। आफ्टर 1959 जो दलाई लामा है, ओके ही केम टू इंडिया विथ हिज ऑन्टराज। उनको हमने एक्सेप्ट किया, उनको धर्मशाला में जगह दी, ओके बोला, उनको बोला कि आप आइए और धर्मशाला में अपना बनाइए, ओके। एंड जब हमने दलाई लामा को देखिए, दलाई लामा जो था, एक चीज आपको समझना होगा, ओके थोड़ा ध्यान से समझना। दलाई लामा वाज अ फ्यूडल फिगर इन चाइना,
The Chinese viewed Dalai Lama as a feudal figure because there was abject poverty in Tibet. फॉरबिडन पैलेस सुना है आपने? फॉरबिडन पैलेस जो लहासा में है, वहां पर ओके दलाई लामा का जो घर होता है, ओके तो वो उसके जो स्टेप्स थे, आप जाओगे उस फॉरबिडन पैलेस में इन द व्हेन तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट, तो वहां पर एब्जेक्ट पुअर्टी थी, एवरीबॉडी वाज अ बेगर। इन लहासा जो था, लहासा में बहुत ही गरीबी थी, भुखमरी थी। और जो चाइनीज ऑलराइट जो टिबेटन एरियाज था, वहां पर फ्यूडलिज्म वाज वेरी हाई, कि फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत थे, तो बेसिकली फ्यूडल फिगर देखा जाता था। एंड दलाई लामा वाज सीन एज अ परपेट्रेटर ऑफ ऑपरेशन ऑन द पीजेंट्स। ओके, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट इज कि जब हमने उस दलाई लामा को एक्सेप्ट किया एज अ रेफ्यूजी, एज अ गेस्ट, तो द चाइनीज सेड कि जो इंडिया है, इट इट हैज शोन इट्स ट्रू कलर्स। ओके, इट हैज एक्सेप्टेड अ फ्यूडल ऑप्रेसिव फिगर। अब हम इंडिया के साथ किसी भी तरीके का बात नहीं करेंगे। ओके, अब इंडिया जो था, इट वाज इल प्रिपेयर्ड। इंडिया ने कभी अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं सोचा था, we did not think in our wildest imagination that something like this will happen. Okay, that हम पे चाइना अटैक कर देगा एक फुल फ्लेज्ड वॉर में। ओके, इंटेलिजेंस की वार्निंग्स आई थी। इंडियन इंटेलिजेंस जो है उसने बोला था कि चाइनीज आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, बट इट वाज डिसमिस्ड। दोज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वर डिसमिस्ड। देन देयर वाज अ फेल्ड ब्रिंकमैनशिप। जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड पॉलिसी थी, वो बेसिकली हम पे बैकफायर हो गई। किया धरा कुछ नहीं उसने। ओके, किसी टाइप का प्लानिंग अच्छे से नहीं हुआ उसमें, किसी टाइप का। ओके, बेसिकली जो जिस तरीके की चीजें हमने सोची थी विच माइट हैपन इन द फॉरवर्ड पॉलिसी इन ऑपरेशन लेग हॉर्न, वो हुआ नहीं। ओके, वो हुआ नहीं। ओके, एंड देन चाइना को अलग से उसने गुस्सा और कर दिया। ओके, आउटब्रेक हैपेंड ऑन October 20th 1962। जो इंडियन फोर्सेस थे, बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर कहां पर? आपका लद्दाख में। और ईस्टर्न सेक्टर कहां पर? आपका अरुणाचल में। नेफा बोलते थे उस समय। तो नेफा और लद्दाख में दोनों तरफ से अटैक हो गया हमारे ऊपर। इंडियन फोर्सेस रेजिस्टेड, जो भी थे थोड़े मोड़े इंडियन फोर्सेस जहां पर भी थे। ओके, बमला, ऑलराइट, सेला। ओके ना, आपको फिर वहां पर इन द लद्दाख सेक्टर, ओके, लद्दाख सेक्टर में देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड मेजर शैतान सिंह। ओके, बेसिकली ही हेल्ड ऑन। Okay, he held on for a very very long time. Can you tell me which battle I'm talking about? Major Shaitan Singh and 118 Ahirs, Ahirs of the Kumaon regiments, they bravely fought. Okay, yes, Battle of Rezangla. Okay, Rezangla में basically उन्होंने 118 Ahirs led by Major Shaitan Singh Bhati, and he resisted for a long time. And Rezangla में the Chinese saw the single largest casualties till date. Okay, single largest casualties till date, यूपी के, ओके, उत्तर प्रदेश के 118 अहिर्स। उनका एक लेटर था और उनको बोला गया रेजांगला से आप पीछे हट जाएं, बिकॉज जो चाइनीज है देवर ओवरवेलमिंग। लेकिन मेजर शैतान सिंह पे छोड़ दिया गया। तो मेजर शैतान सिंह भाटी ने पूछा अपने ट्रूप से कि क्या आपको पीछे हटना है? तो द 118 अहिर्स who were under the command of Major Shaitan Singh, they said in a written letter that we, the 118 Ahirs of the Kumaon regiment, stand by our commanding officer Major Shaitan Singh, and we are not going to retreat. Major Shaitan Singh's body was found इन विथ हिज, जो उनका हाथ था वो उस समय भी मशीन गन पे था उनके। व्हेन हिज बॉडी वाज फाउंड, हिज हैंड वाज स्टिल ऑन द मशीन गन, एंड हिज हेड वाज कट ऑफ बाय द चाइनीज। एंड आफ्टर द वॉर खत्म हुआ, एज अ ट्रिब्यूट, दैट हेड ऑफ मेजर शैतान सिंह वाज given back by the Chinese in a gold plate as a acceptance of the bravery. Okay, because after the Rezangla battle, okay, thousands of Chinese troops had died. 119 लोगों ने क्या किया था, thousands of Chinese troops को कल कर दिया था। एंड उसके गुस्से में उन्होंने मेजर शैतान सिंह जो थे उनका बॉडी से उनका सर काट लिया था। दिस स्टोरी जो है, ये आपको नॉर्मली कोई नहीं बताएगा। ये आप पता है कहाँ पर मैंने सुनी थी ये स्टोरी? ये स्टोरी लद्दाख में, लेह में जो म्यूजियम है, ओके, लेह में एक म्यूजियम है, वहां पर आपको जो वहां का क्यूरेटर है म्यूजियम का, उसने मेरे को जो हमारा
था उसको बताई थी। ओके, आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ ट्रू इट इज, बट इट इज अ लेजेंड। देन चाइना फाइनली डिक्लेयर्ड अ सीज फायर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, नेहरू गिव अ वेरी फेमस स्पीच, माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल इन नेफा एंड असम। So when he said my heart goes out to people in Nepal and Assam, it was assumed that Nehru ji has given up Northeast India, and Northeast India had no hope. और दीमापुर में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई का ब्रांच था, उसने जो लोकल लेक था वहां पर अपने सारे कॉइन्स और नोट्स फेंक दिए। एंड all the SBI branches in Northeast, they started throwing their coins and all right everything into nearby lakes and streams because they did not wanted to let it fall. और उसके बाद क्या हुआ, दैट द चाइनीज, इट वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन, आप ये कह सकते थे, डिवाइन इंटरवेंशन था। द चाइनीज जो है उन्होंने अपने प्री वॉर पोजीशन में चले गए, वेस्टर्न सेक्टर में वो जो थे वहां पर उन्होंने अक्साई चिन वाला एरिया कैप्चर कर लिया, और ईस्टर्न सेक्टर में क्या किया उन्होंने, अरुणाचल वाला जो एरिया है उससे भी पीछे चले गए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, नोबडी नोज व्हाट वेंट इनटू माउस माउस माइंड, उसने क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश को बेसिकली कैप्चर कर लिया। ओके, ही हैड ऑल द इंसेंटिव टू कैप्चर, बट वो अरुणाचल प्रदेश के पीछे चला गया। और लेकिन लद्दाख वाले एरिया में उसने अक्साई चिन वाला एरिया कैप्चर कर लिया, जहां से आपका वो काराकोरम जो, नॉट द काराकोरम, जो काराकोरम हाईवे के आसपास जो अक्साई चिन हाईवे था विच वाज कनेक्टिंग जिंगजियांग टू तिब्बत, ओके, दैट वाज देयर। Okay, not exactly Soviet intervention. The Soviet Union was neutral, and that was a win for India because India उस समय बहुत डरा हुआ था कि अगर सोवियत यूनियन जो है उसने अगर कोविड या ओवर्ट सपोर्ट कर दिया, कोविड या ओवर्ट सपोर्ट कर दिया इसको चाइना को, तो गेम ओवर था। और उस समय क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, तो जॉन एफ कैनेडी को नेहरू ने बोला था कि मुझे 4 स्क्वाड्रन अमेरिकन फाइटर चाहिए विच विल बी मैन्ड बाय अमेरिकन पायलट्स, क्योंकि इंडियन पायलट्स को टाइम लगेगा। और उस समय आईबी की रिपोर्ट आई थी, एक फैक्चुअली इनएक्यूरेट रिपोर्ट थी, जिसमें आईबी वालों ने कहा था कि अगर हम यूज करेंगे अपने जेट, कि जेट्स हमने यूज नहीं किए थे, एयरक्राफ्ट हमने यूज नहीं किए थे, एयरक्राफ्ट अगर हम यूज करते तो हो सकता है पूरा जो वॉर है उसका एक तरीके से जो डायरेक्शन है दैट कुड हैव चेंज्ड। लेकिन आईबी की रिपोर्ट ने बोला कि अगर हम यूज करेंगे तो कोलकाता में और दे वुड दार्जिलिंग और कोलकाता को द चाइनीज विल टारगेट। So this was a factually inaccurate, okay, which it was a factually inaccurate report. नेहरू जी ने लेटर लिखा था and he asked for nuclear umbrella. तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाज गिवन टू हिम फाइनली। न्यूक्लियर अम्ब्रेला में 3 कंट्री ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया था, एक था ऑस्ट्रेलिया, एक था यूएस और एक था यूके। तो तीनों कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स न्यू दिल्ली पालम एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, और तीनों न्यूक्लियर अम्ब्रेला मतलब कि अगर चाइना से वॉर इंटेंसिफाई होता है और चाइनीज अगर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करते हैं, if the Chinese use their nuclear bomb, तो इंडिया will have the option of using the nuclear bombs of the West. तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट, इसीलिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला नाम रखा उसका। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के लिए 3 देश के रिप्रेजेंटेटिव पालम एयरपोर्ट पे आए थे, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। ओके, और उन्होंने बोला कि अगर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो हम ये आप हमारा न्यूक्लियर वेपन्स जो है हम आपके डिस्पोजल पे दे देंगे एंड यू कैन रिटेलिएट। देन आफ्टर द वॉर हमारा जो एक परमानेंट साइकी पे डैमेज था कि वी फेल्ट स्टैब्ड इन द बैक। नेहरू जी जो थे उसको ले नहीं पाए, विद इन 2 years ओके ही पास्ड अवे। रीअसेसमेंट ऑफ पंचशील वाज डन कि क्या ये जो हमारा आर्मी पे फोकस, अभी किसी ने पूछा था, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं था बट ऑस्ट्रेलिया वाज अ मेजर एलाई। ओके, ऑस्ट्रेलिया वाज अ मेजर एलाई, आपने पूछा था। देखो एक चीज बताता हूँ, 1949 में नेहरू जी जो थे उनका ये मत था, सॉरी 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, नेहरू जी का मत था कि ये आर्मी की जरूरत क्या है, हम पुलिस काम चला लेंगे। फिर 1949 में उनके पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक कर्नल साहब बैठे हुए थे,
और उनके साथ एक मेजर साहब बैठे हुए थे, दोनों लाइजनिंग ऑफिसर थे। लाइजनिंग ऑफिसर आप समझते हो व्हाट इज लाइजनिंग ऑफिसर? मतलब बेसिकली पीएमओ और आर्मी के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक दो ऑफिसर्स को बिठाया हुआ था, मिडिल मैन टाइप से। तो नेहरू जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बिकॉज नेहरू जी आग बबूला हो जाते थे जब आर्मी मैन को देखते थे। तो दे सेड कि सर हम लाइजनिंग ऑफिसर हैं, हम आपके साथ, हमारा काम है पीएमओ और आर्मी के बीच में लाइजन करना। तो उनको उनके डेस्क को, उनके चेयर को और उनको बाहर फिकवा दिया था नेहरू जी ने। ओके, इट्स अ लोर, इट्स अ लेजेंड, ऐसा कहा जाता है, बहुत लोग क्लेम करते हैं ऐसा हुआ था। और 1947 में इनका ये कहना था कि आर्मी को डिसबैंड कर देते हैं भाई, पुलिस से काम चलाते हैं भाई, पुलिस बहुत है हमारे लिए। ओके, हम गांधी जी के आदर्शवादी देश हैं, तो ये करेक्ट बात है। और यहाँ पर सुनो, 1962 में हमारा इल प्रिपेयर्डनेस का एक इशू ये था कि बिकॉज ऑफ द एपैथी दैट नेहरू जी हैड टुवर्ड्स द आर्मी, उसके उसके वजह से 1965 में पाकिस्तान गॉट इम्बोल्डेंड कि बस ये तो ना नेहरू जी चले गए, इनका ये जो बेसिकली इनको कुछ आता नहीं है, इनको अभी हम खत्म करते हैं, कश्मीर ले लेते हैं, दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, गजवा हिंद हमारा हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, 62 के बाद नेहरू जी को बुद्धि आई, सद्बुद्धि मिली, और 65 तक 3 साल के अंदर हमने कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ मॉडर्नाइजेशन किया, कुछ अपने इक्विपमेंट्स को बेहतर किया, एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू सेव आवरसेल्व्स। वरना भगवान भरोसे था हमारा आर्मी। यस वैभव। सर मगर से कुछ कहा कि कांग्रेस से ये भी कहते हैं कि नेहरू जो थे वो इसलिए वो करना चाह रहे थे क्योंकि सर आर्मी जो है वो मतलब वो प्रूफ प्रूफ हो सके। तो सर इस बात में से कितनी सच्चाई होगी? देखो, कू वाज ऑलवेज एन इशू, जो था बिकॉज वी वर अ यंग रिपब्लिक, और कू जो था हमेशा, कू इज अ लेजिटिमेट कंसर्न, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे तो इतना लेजिटिमेट कंसर्न नहीं है कि आप दो फ्रंट जो है, हॉस्टाइल फ्रंट है हमारे। भाई साहब, आपने तिब्बत को क्या किया आपने, पता है तिब्बत का प्रॉब्लम क्या है? इसको ऐसे नजरिए से देखो, बाय लूजिंग तिब्बत, हमने तिब्बत को सपोर्ट नहीं किया, तिब्बत वाज टेकन ओवर बाय चाइना, वी गेन्ड अ न्यू नेबर ओवरनाइट, और हमारे जियो पॉलिटिकल रिलेशन हमेशा के लिए चेंज हो गए। इसके पहले चाइना हमारा नेबर नहीं था, तिब्बत वॉज आवर नेबर, बट आफ्टर तिब्बत केम, चाइनीज केम इनटू तिब्बत, चाइना हमारा नेबर हो गया। तो डायनामिक्स चेंज हो गए दोस्त, डायनामिक्स हमारे चेंज हो गए। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लेकिन कू का एक इशू है दैट आपको, जो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है, 7 रेस कोर्स रोड, दैट वाज ब्रिटिश जनरल्स हाउस। तो ब्रिटिश जनरल हाउस को, जो ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जनरल था, उसका घर हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, द 7 रेस कोर्स रोड। तो 7 रेस कोर्स रोड को प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में कन्वर्ट करना एक सिंबॉलिक एक एक्ट था कि देखो, इज द बॉस, हमारा घर मैंने ले लिया। ओके, और दूसरी चीज है कि हमारा कू क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो हमारा आर्मी जनरल्स हैं, दे आर अंडर दी बाबूज, द ब्यूरोक्रेट्स। ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर पार्टीशन, पाकिस्तान गॉट एन आर्मी, इंडिया गॉट अ ब्यूरोक्रेसी। पाकिस्तान गॉट द ब्रिटिश आर्मी एंड इंडिया गॉट द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, और दोनों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान का, और इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। both are hell bent on destroying the nation. Okay, yes, so that is the thing। इसीलिए जो इंडियन, अगर आप इंडियन फोर्सेस देखोगे तो जो जनरल साहब हैं इंडियन आर्मी के, ही डरते हैं, डरते इन, नॉट इन द सेंस कि ही इज अ कावर्ड, और ये डरते हैं किससे? डिफेंस सेक्रेटरी से। बिकॉज डिफेंस सेक्रेटरी जो है, ही हैज वेरी मच हाई पावर, आईएएस ऑफिसर बनता है डिफेंस सेक्रेटरी। और जो आपके पुलिस चीफ हैं, वो किससे डरते हैं? पुलिस जो चीफ है वो एमएचए सेक्रेटरी से डरते हैं, होम सेक्रेटरी से डरते हैं, बिकॉज इतना पावर है ब्यूरोक्रेसी के पास। और इसीलिए कू प्रूफ है हम, इसीलिए कू प्रूफ है हम। ओके, वेरी आई थिंक वी केम वेरी क्लोज इन द 60s। ओके, आई थिंक जेएन चौधरी जो है, ऐसा कहा जाता है, जयंतो नाथ चौधरी जो है, उनको बोला जाता है कि ही माइट हैव डन अ कू, बट ऐसा, दीज आर बेसलेस फैक्ट्स। कभी भी इंडियन आर्मी ने ऐसा नहीं किया था। 2011 में वीके सिंह जो थे जनरल, उनको भी बोला गया था कि मार्च करवा दिया था उन्होंने, दैट रिपोर्ट केम टू बी फॉल्स अ डिकेड लेटर।
डिकेड लेटर दैट रिपोर्ट केम टू बी फॉल्स। और वो ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि वीके सिंह वाज नॉट वेरी फ्रेंडली विद द बाबूज एंड द कांग्रेस हॉन्चोस। तो वीके सिंह का जो एक तरीके से करियर चौपट करने के लिए उनपे कू का बोल दिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने आज तक कू नहीं किया। इंडियन आर्मी जो है उसके पास पावर ही नहीं है, सारा पावर रिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। आपको पता है जॉर्ज फर्नांडिस जब बने थे डिफेंस मिनिस्टर, व्हेन जॉर्ज फर्नांडिस बिकेम डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने अपने बाबू से बोला, ब्यूरोक्रेट से बोला कि हमारे जवान को फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है सियाचिन में, कुछ करें। तो हमारे जो यूजलेस ब्यूरोक्रेट्स हैं दे सेड कि अरे सर कुछ नहीं, वो ना कर लेंगे, बूट्स उनको सही मिलता है। तो फिर जॉर्ज फर्नांडिस जो थे उन्होंने क्या किया, बेसिकली जितने भी टॉप बाबूज थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, उनको हेलीकॉप्टर में ठूस के ले गए सियाचिन, और वहां पर बेस कैंप में रखा और बोला कि अब बताओ तुम्हारे पैर में ठंड लग रही है कि नहीं। देन ही सेड हाँ सर लग रही है। तो उसके बाद बूट्स को सैंक्शन किया गया। तो ये सिचुएशन है। जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इंटर डिफेंस कोऑपरेशन। वाई जो नया डिफेंस बिल्डिंग बना है उसमें तीनों फोर्सेस एक साथ क्यों है, वाई दे आर इंटीग्रेटेड, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी लोग बैठते हैं, उसमें इंडियन आर्मी के भी, नेवी के भी, एयरफोर्स के भी, बिकॉज मोदी जी नोज दैट ये जो टसल है बिटवीन द इंटर डिफेंस फोर्सेस एंड ब्यूरोक्रेसी एंड डिफेंस फोर्सेस, नेशन को ले डूबेगी एक दिन। ओके, सो दिस इज द थिंग। दिक्कत है 1962 वॉर में, आप लिख लोगे, आई थिंक you guys can write an answer so we can move ahead.